Hello students, welcome back. Students, we are studying the lesson Sound of Class 9th Physics, and in our today's class we will discuss about the applications of ultrasonic waves. Students, हमने अपने पिछली क्लास में पढ़ा कि अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं. उसमें हमने पढ़ा the waves whose frequency is more than 20,000 Hz are known as ultrasonic waves. हमने पढ़ा था कि जो ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है वो कितना है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक. जिन साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है उन्हें हम क्या बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स, एंड दे आर इनऑडिबल टू ह्यूमंस. और जिन साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज है उन्हें हम क्या बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स और अल्ट्रासाउंड्स. तो आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स कि अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं या अल्ट्रासाउंड्स जो हैं वो हमारे किस किस काम आती हैं. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्ट्रासाउंड्स क्या होती हैं. अल्ट्रासोनिक वेव्स आर द साउंड वेव्स विद फ्रीक्वेंसी हायर देन द अपर ऑडिबल लिमिट ऑफ ह्यूमन हियरिंग, दैट इज द 20,000 हर्ट्ज. कि जो ह्यूमन हियरिंग की जो रेंज है वो कितनी है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक. तो 20,000 हर्ट्ज इज द अपर लिमिट. तो जो उससे भी ज्यादा है जिन साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी दैट इज मोर देन 20 किलो हर्ट्ज और मोर देन 20,000 हर्ट्ज, उन्हें हम क्या बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स और अल्ट्रासाउंड्स. तो स्टूडेंट्स, आज हम पहले डिस्कस करेंगे इनकी एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स. तो सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है डिटेक्टिंग क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक्स. नो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास सामने कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो और उसमें कोई क्रैक हो तो वो तो हमें दिख जाता है कि इसमें कोई क्रैक है, ये यहाँ से टूटा हुआ है. लेकिन कुछ मेटल पाइप्स या कुछ मेटल ऑब्जेक्ट डीप अंडर द अर्थ होते हैं या फिर कहीं हम बड़े बड़े मेटल ब्रिज होते हैं. तो अब हम उनमें क्रैक्स डिटेक्ट करने हो तो वो कैसे करेंगे. तो मेटल क्रैक्स डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स का. नो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेटल ब्लॉक है. अब हम क्या करेंगे इस मेटल ब्लॉक में से अल्ट्रासोनिक वेव्स पास करेंगे. अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा होती है, दैट इज मोर देन 20,000 हर्ट्ज, एंड दे हैव हाई एनर्जी. उनमें एनर्जी भी क्या होती है बहुत ज्यादा होती है. तो ज्यादा एनर्जी होने की वजह से वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, ज्यादा मोटी सरफेस में से भी वो पास कर जाते हैं. तो हमने क्या किया, जिस मेटल ब्लॉक में हमें टेस्ट करना है कि कोई क्रैक है कि नहीं है, हमने क्या किया उसमें से अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स हमने पास की. अब क्या है मेटल के दूसरी तरफ क्या लगे होते हैं अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर्स. तो जैसे ही साउंड डिटेक्टर तक पहुंचेगी तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें कोई भी क्रैक नहीं है. अगर मेटल ब्लॉक में कोई क्रैक नहीं है तो साउंड क्या करेगी, साउंड वेव्स जो है वो क्या करेगी इसमें से डायरेक्टली पास कर जाएगी और उसे सेंस कौन करेगा हमारा मेटल डिटेक्टर. लेकिन अगर कोई डिफेक्ट है बीच में या कोई क्रैक है या कहीं से वो टूटा है मेटल, तो फिर क्या होगा कि जो साउंड वेव है जब उस क्रैक के पास पहुंचेगी तो क्या होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी. मीन्स कि मेटल क्रैक जो है वो उन साउंड को उनको रिफ्लेक्ट कर देगा बैक. तो एज ए रिजल्ट दूसरी तरफ जो अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर है वो उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा. जहां पे क्रैक नहीं है वहां से सीधी पास कर गई और डिटेक्टर ने डिटेक्ट कर लिया. लेकिन जब क्रैक आया, जिस जगह पे कोई क्रैक था वहां से अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या हो गई रिफ्लेक्ट हो गई. एज ए रिजल्ट जो डिटेक्टर था अपोजिट साइड उस तक अल्ट्रासोनिक वेव्स नहीं पहुंची. तो पता चल गया कि उस मेटल ब्लॉक में कहां पे क्या है क्रैक है. सो ultrasounds is used to detect internal cracks and flaws in large metallic structure such as bridge without damaging them. The ultrasounds reflects off any flaw. जो भी क्रैक होगा कोई फ्लॉ होगा वहां से अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होंगी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, इंडिकेटिंग प्रॉब्लम इन द मेटल ब्लॉक. तो मेटल ब्लॉक में अगर कोई फ्लॉ है तो वहां से अल्ट्रासोनिक वेव्स वापस आ जाएंगी. अगर वहां पे कोई फ्लॉ नहीं है, कोई क्रैक नहीं है, तो उसके दूसरी तरफ जो डिटेक्टर होगा वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्या करेगा डिटेक्ट कर लेगा. तो पता चल जाएगा कि अल्ट्रासोनिक वेव्स सीधी आ गई हैं तो मेटल ब्लॉक में कोई भी फ्लॉ नहीं है, कहीं पे भी कोई लीकेज नहीं है. सो अल्ट्रासोनिक वेव्स हेल्प्स टू डिटेक्ट क्रैक्स इन द मेटल ब्लॉक्स. नेक्स्ट इज इन मेडिकल साइंस. अब मेडिकल साइंसेज में भी अल्ट्रासाउंड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. आपने कई बार सुना भी होगा या आपकी फैमिली में रिलेटिव में कईयों ने कहा होगा कि भाई हमें अल्ट्रासाउंड कराना है, हमें कोई प्रॉब्लम हो गई है, या कई बार कोई डॉक्टर टेस्ट लिख देता है
कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में कोई बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कहता है भाई पहले अल्ट्रासाउंड करवा के आइए। तो मेडिकल साइंस में भी अल्ट्रासाउंड्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो पहला आ गया इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी मीन्स हमारे हार्ट को वो चेक करता है कि हार्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमारे जो हार्ट है हमारा दिल है इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो क्या करता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज ऑफ हार्ट यूजिंग रिफ्लेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ दीज वेव्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स। तो हम क्या करते हैं, जाके डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि हमारी क्या करो इकोकार्डियोग्राफी। तो वो क्या करता है कि हमारे हार्ट की इमेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर देखता है कि हमारे हार्ट जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, उसके वाल्व से कोई दिक्कत तो नहीं है। मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर हार्ट का जो है उसकी इमेज बन जाती है। और वो इमेज किसकी मदद से बनती है, दैट इज द अल्ट्रासाउंड की मदद से। तो वहां पे अल्ट्रासाउंड जो है वो क्या करती हैं, यहाँ पे हार्ट की इमेज बनाने में मदद करती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी स्पेशलिस्ट होता है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है, उसे पता चल जाता है कि हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मीन हार्ट की इमेज जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर देखने में भी अल्ट्रासाउंड जो है वो रोल प्ले करती हैं। और उस एप्लीकेशन का, उस यूज का नाम क्या है, इकोकार्डियोग्राफी। Now students, another important use of ultrasonic waves in medical science is ultrasound. स्टूडेंट्स आपने कई बार सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हमें अल्ट्रासाउंड करवाना है, या कई बार क्या होता है डॉक्टर जो है वो टेस्ट सजेस्ट करता है कि आप अल्ट्रासाउंड करवा के आइए। अब अल्ट्रासाउंड का क्या यूज है, आपने देखा होगा कि कई बार जो है, या आपने सुना होगा कि कई बार क्या होता है कि प्रेग्नेंट लेडीज जो है वो अल्ट्रासाउंड करवाने जाती हैं, डॉक्टर्स उनको सजेस्ट करते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड करवा के आइए। अब अल्ट्रासाउंड क्यों करवाती है प्रेग्नेंट लेडीज, अल्ट्रासाउंड इसलिए करवाती हैं ताकि पता चले कि जो अंदर डेवलपिंग फीटस है वो प्रॉपरली ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके सारे पार्ट, बॉडी पार्ट जो है वो प्रॉपरली डेवलप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स कई बार सजेस्ट करते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड करवा के आइए। तो ये सोनोग्राम, इसे सोनोग्राफी भी कहते हैं हम अल्ट्रासाउंड। तो सोनोग्राफी से ही, अल्ट्रासाउंड से क्या है, पता चल जाता है कि जो उस प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो फीटस डेवलप कर रहा है वो प्रॉपर डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड है, इट इज हाईली इफेक्टिव इन एग्जामिनिंग सॉफ्ट टिश्यूज एंड ग्लैंड्स एंड ब्लड वेसल्स। तो कई हमारी बॉडी में जो सॉफ्ट टिश्यू, ग्लैंड्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनको भी चेक करने के लिए कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम क्या करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड। एंड कॉमन एप्लीकेशन जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की, दैट इज द मॉनिटरिंग द हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान कि जो फीटस बॉडी में, फीमेल की बॉडी में, प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में जो डेवलप कर रहा है वो प्रॉपर डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके सारे बॉडी पार्ट प्रॉपर डेवलप कर रहे हैं कि वो हेल्दी चाइल्ड है कि नहीं है। एंड another important application in medical sciences is the diagnostic, that is evaluating organs like liver, kidney and gallbladder। तो कई बार जो है कई लोगों को स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि आप ऐसा करिए, अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। अल्ट्रासाउंड मीन यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो अल्ट्रासाउंड करवाने से क्या होता है कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, उस ऑर्गन की इमेज बन जाती है स्क्रीन के ऊपर, तो वो पता लगा लेते हैं कि हमारे ऑर्गन में कहीं कोई स्टोन की प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कि वहाँ पे माल फंक्शनिंग का कारण क्या है, कि ऑर्गन जो है वो प्रॉपर वर्क क्यों नहीं कर रहा। तो अल्ट्रासाउंड जो है वो कॉमनली हम स्टोन डिटेक्ट करने में भी यूज करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड का यूज जो है वो डायग्नोसिस में भी किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा मेडिकल साइंस में अल्ट्रासाउंड का यूज। देन अनदर इंपॉर्टेंट यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड इज क्लीनिंग। नो स्टूडेंट्स, सम ऑब्जेक्ट्स आर हार्ड टू रीच। कुछ ऑब्जेक्ट्स को सफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, जैसे कोई स्पाइरल पाइप हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो। तो वो जो स्पाइरल पाइप्स हैं या स्पाइरल ट्यूब्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अगर वो गंदे हो जाएं तो उनको साफ कैसे किए है, तो उनको भी साफ हम अल्ट्रासाउंड की मदद से करते हैं। Now students, the objects with parts that are difficult to reach, for example spiral tube and electronic components, the process of ultrasonic cleaning is used। तो वहां पे किसका यूज किया जाता है, अल्ट्रासाउंड का। तो अल्ट्रासाउंड के मदद से भी हम क्या करते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को क्लीन कर सकते हैं विच आर हार्ड टू रीच। किया क्या जाता है, द ऑब्जेक्ट इज डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ सुटेबल क्लीनिंग मटेरियल एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स आर पास्ड इनटू इट। हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, एक सॉल्यूशन में डाल दिया, सूटेबल सॉल्यूशन में, और उसमें से अल्ट्रासोनिक वेव्स पास की। अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या करेंगी, वो उसमें से जब सॉल्यूशन में से पास होंगी, क्योंकि जैसे अगर कोई स्पाइरल ट्यूब है तो
उसमें हमने स्पाइरल ट्यूब में सॉल्यूशन डाल दिया तो सॉल्यूशन जो है वो सारे पार्ट्स में चला जाएगा। तो जब अल्ट्रासोनिक वेव्स उस स्पाइरल सॉल्यूशन में से गुजरेंगी तो वो क्या करेंगी, उसको साफ करते हुए निकल जाएंगी। तो एज ए रिजल्ट हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स आर जनरेटेड। हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स मींस अल्ट्रासोनिक वेव्स and that cause the dirt and grease to detach from the surface। तो वो उस सरफेस के ऊपर जो मेटल पार्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके साथ गंदगी चिपकी हुई है तो अल्ट्रासोनिक वेव्स, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स क्या करेंगे, उसे वहां से निकाल देंगी। सो इस तरह से अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम यूज कर सकते हैं फॉर क्लीनिंग दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर हार्ड टू रीच। Then another important application of ultrasonic is the echolocation। इको लोकेशन दो वर्ड से बना है, इको एंड लोकेशन। अब इट मीन्स कि यहाँ पे इको बनेगी और इको किसकी बनेगी, साउंड वेव्स की। और कौन सी साउंड वेव्स, अल्ट्रासाउंड्स। और उसकी मदद से हम क्या करेंगे, लोकेट करेंगे। सो इको लोकेशन इज द प्रोसेस वेयर साउंड वेव्स एंड इकोस आर यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस एंड इट इज यूज्ड बाय बैट्स टू नेविगेट एंड फाइंड देयर फूड इन द डार्क। नो स्टूडेंट्स, इकोलोकेशन जो है वो बैट्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये फ्लाई इन डार्क, तो वो उस अंधेरे में अपने प्रे को कैसे लोकेट करेंगे, दैट इज बाय द हेल्प ऑफ इकोलोकेशन। अब बैट्स क्या करती हैं, दे प्रोड्यूस साउंड्स फ्रॉम देयर माउथ एंड नोज। वो अल्ट्रासोनिक स्क्विक्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। तो यहां से इन्होंने क्या किया, अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो निकाली और वो साउंड वेव जाके किसके साथ टकराती हैं, उनके प्रे के साथ, उस ऑब्जेक्ट के साथ। जब वो ऑब्जेक्ट के साथ गई, वहां टकराई, तो टकरा के वापस क्या आएगी, जो वापस आएगी दैट इज द इको। अब क्या करेंगे कि बैट्स जो है वो क्या डिटेक्ट करती हैं, इको। तो जो साउंड वापस आएगी टकरा के ऑब्जेक्ट से वो क्या है, इको। तो बैट्स ने क्या किया, इको को डिटेक्ट किया। अल्ट्रासोनिक वेव्स गई, टकराई ऑब्जेक्ट से और वापस आई, तो बैट्स उस इको को क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे और उस इको की मदद से वो लोकेट कर लेते हैं द पोजीशन, द साइज एंड द शेप ऑफ देयर प्रे। सो बैट्स सेंड आउट वेव्स फ्रॉम देयर माउथ एंड नोज विच देन हिट द ऑब्जेक्ट्स। तो जो भी उनका प्रे होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसको हिट करेंगे in their vicinity and producing echoes which are then received by the bats, and the nature of the echo help them to determine the size, shape and the distance of the object or the prey। तो उस इको की मदद से वो क्या करते हैं, लोकेट कर लेते हैं अपना प्रे कि उसका शेप कैसी है, उसका साइज कैसा है और वो कितने डिस्टेंस के ऊपर है। सो यहाँ पे भी क्या हुआ, बैट्स ने कौन सी वेव्स प्रोड्यूस की, अल्ट्रासाउंड वेव्स। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स जब वो प्रे के साथ टकराई तो क्या बनी, वहां पे इको। इको वापस आई और उस इको की मदद से उन्होंने क्या कर लिया, लोकेट कर लिया अपना प्रे। सो इको लोकेशन इज अनदर प्रोसेस विच इज बेस्ड ऑन द इको, विच इज बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। और कौन सी साउंड, दैट इज द अल्ट्रा साउंड। नो स्टूडेंट्स, another important application in the modern world is the sonar, another application of ultrasonic waves। अब सोनार क्या है, सोनार इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, SONAR, सोनार। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग is a technique in which sound waves are used to navigate, detect and communicate under the water surface। नो स्टूडेंट्स, सोनार एक टेक्निक है जिसकी मदद से नेवी वाले जो हैं वो क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं सी की डेप्थ, कोई एनिमी सबमरीन, कोई सबमर्ज्ड आइसबर्ग। तो सोनार टेक्निक की मदद से उनकी लोकेशन, उनकी पोजीशन, उनका साइज जो है वो नेवी वालों को या जो शिप में होंगे उनको आसानी से पता चल जाता है। अब होता क्या है इसमें, अब इस सोनार टेक्निक को यूज कैसे किया जाता है कि शिप के अंदर दो चीजें लगी होती हैं, एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है रिसीवर। नो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आ गया हमारा एक शिप, समुद्री जहाज आ गया। इसके नीचे क्या लगा है, एक ट्रांसमीटर। ये ट्रांसमीटर क्या करेगा, ये ट्रांसमिट करेगा किसको, अल्ट्रासोनिक वेव्स को। तो इस ट्रांसमीटर ने क्या किया, अल्ट्रासोनिक वेव्स को ट्रांसमिट किया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमें
सी की डेप्थ फाइंड आउट करनी है। अब सी की डेप्थ कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब कोई मीटर स्केल लेके तो कूदेगा नहीं सी में कि जाके देखेंगे कि कितना गहरा है। तो यहाँ पे सी की डेप्थ कैसे मेजर की जाती है? दैट इज विद द हेल्प ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द सोनार। तो यहाँ पे जो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर ने क्या किया? अल्ट्रासोनिक वेव्स को जो है वो ट्रांसमिट किया। तो क्या होगा? वो अल्ट्रासोनिक वेव्स सी के बॉटम पे टकराएंगी और टकरा के जो है वो वापस आएंगी, दैट इज द रिफ्लेक्टेड साउंड, दैट इज द इको। अब ऐसा नहीं है कि एक ही बार भेजेंगे, 5-7 बार जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स फेंकी जाती हैं तो फिर एवरेज निकाली जाती है। तो यहां से जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स वापस आएंगी, तो रिसीवर क्या करेगा कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स नीचे गई थी उसकी रिफ्लेक्टेड साउंड को क्या करेगा? रिसीव करेगा। अब स्पीड ऑफ साउंड जो है इन वाटर वो पता होती है कि कितनी है। इसके बाद कितना टाइम आने जाने में लग गया, मीन्स कि साउंड नीचे गई और वापस आई, तो टोटल टाइम कितना लग गया वो भी यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। तो फार्मूला जो है दैट इज द डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हम जानते हैं कि स्पीड का फार्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस किसके बराबर हो गया? स्पीड इनटू टाइम। तो इस फार्मूला की मदद से जो है कि वो डिस्टेंस कैलकुलेट की जाता है, मींस कि डेप्थ कैलकुलेट की जाती है कि जो सी की जो डेप्थ है वो कितनी है। ऐसे अगर कोई एनिमी सबमरीन है या कोई सबमर्ज आइसबर्ग है तो यहां से अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो एमिट की जाती हैं, टकरा के उस ऑब्जेक्ट से वापस आएंगी, आने जाने में कितना टाइम लग गया। तो इको का फार्मूला हमने पिछले क्लास में हमने किया था, तो उस फार्मूले से वो कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उस फार्मूले से वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो है डिस्टेंस वो कितना है। तो हुआ क्या, यहां से अल्ट्रासोनिक वेव्स फेंकी और उस रिफ्लेक्टेड साउंड को, जो अल्ट्रासाउंड वहां टकराई, उससे जो रिफ्लेक्शन वापस आई उसकी मदद से क्या किया, यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया कि सी की कोई एनिमी सबमरीन तो नहीं है, कोई सबमर्ज आइसबर्ग नहीं है, या फिर जो है वो सी की डेप्थ जो है वो कैलकुलेट की गई। तो स्टूडेंट्स ये हो गई एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। आई होप कि आपको ये एप्लीकेशन समझ में आ गई होंगी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का क्या क्या यूज है। नो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज क्लास एंड दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर। क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं साउंड की। तो साउंड एनर्जी इधर इधर जा रही है, लेकिन उसको साउंड को डिटेक्ट कौन करेगा? वो हमारे एयर। तो एयर की बात करना भी जरूरी है। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर। अब स्टूडेंट्स, एयर की अगर हम बात करें, ह्यूमन एयर की बात करें, तो ह्यूमन एयर जो है वो 3 पार्ट का बना है, आउटर एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर। तो जो ये बाहर दिखाई दे रहा है, दिस इज द आउटर एयर। यहां से ऑडिटरी कैनाल जो अंदर गई और फिर अंदर जाके बहुत सारी छोटी छोटी जो है वो बोन्स हैं, और अंदर और भी जो हमारा क्या क्या स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा मिडल एयर एंड द इनर एयर। तो पहले हम बात कर लेते हैं आउटर एयर की। नो स्टूडेंट्स, आउटर एयर या एक्सटर्नल एयर की बात करें तो सबसे पहले जो बाहर स्ट्रक्चर है दैट इज द पिना। ये जो स्ट्रक्चर है जो आपको दिखाई दे रहा है, जो कई बार टीचर भी पकड़ लेते हैं क्लास में अगर कोई शरारत कर रहे हो, तो दिस इज द पिना, द विजिबल आउटर पार्ट मेड ऑफ कार्टिलेज दैट कलेक्ट्स साउंड। तो इस पिना का काम क्या है? ये क्या करता है, जो साउंड वेव्स हैं, जो कोई बात हमारे तक कोई आवाज पहुंचती है, तो ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करके जो है वो अंदर इस कैनाल की तरफ भेज देता है। एंड दिस इज द ऑडिटरी कैनाल, एयर कैनाल। ये क्या है? ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये क्या करती है? साउंड वेव्स को कैरी करके लेके जाती है कहां तक? एयर ड्रम तक। यहाँ पे इस कैनाल के एंड पे क्या होती है? एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या कहते हैं? एयर ड्रम। वो बड़ी पतली सी मेम्ब्रेन होती है। जब साउंड वेव उसके ऊपर टकराती है तो वो वाइब्रेट करती है। हमने पढ़ा कि साउंड जो है वो तभी प्रोड्यूस होती है जब वाइब्रेशंस होती हैं। तो वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो एयर ड्रम वाइब्रेट करता है और साउंड को फिर वो क्या करता है? अंदर की तरफ भेजता है। तो स्टूडेंट्स, बड़ी पतली सी मेम्ब्रेन है, इसलिए हमें क्या करना है? कान जब साफ करते हैं तो कोई नुकीली चीज जो है वो कान में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि अगर नुकीली चीज हम कान में डालेंगे तो वो मेम्ब्रेन रप्चर कर जाएगी, हम बहरे हो जाएंगे। तो इसलिए कोई भी नुकीली चीज जो है, कई बार बच्चे पेन या पेंसिल कुछ ऐसे कान में डाल देते हैं, तो वो कभी ना डालें आप। तो यहाँ पे जो कैनाल के एंड में क्या है? एयर ड्रम। इट कंटेन्स हेयर एंड ग्लैंड्स दैट सिक्रीट ईयर वैक्स। तो जो हमारे कान में कई बार वैक्स हो जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्लैंड्स होते हैं। वो ग्लैंड्स क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं किसको? वैक्स को, ताकि कोई डस्ट पार्टिकल जो है वो हमारे कान के अंदर ना चले जाए, वो वैक्स के साथ चिपक जाते हैं। एंड देन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो मैंने बात की एयर ड्रम, एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन है जो वाइब्रेट करती है व्हेन साउंड हिट्स इट एंड सेपरेटिंग द आउटर एयर एंड द मिडल एयर। तो आउटर एयर एंड में जाके यहाँ पे क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, पतली सी मेम्ब्रेन जो वाइब्रेट करती है जब साउंड उसके साथ टकराती है। तो वाइब्रेशंस होंगी तो फिर साउंड तभी तो प्रोड्यूस होगी। तो ये
आउटर ईयर के एंड पे जाके ये ईयर ड्रम होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो है वो क्या शुरू हो जाता है फिर मिडल ईयर। तो स्टूडेंट्स ये मैंने बार बार बता रहा हूँ, ये बड़ी पतली मेम्ब्रेन होती है जो वाइब्रेट है। कभी भी गलती से अपने कान में या किसी के कान में कोई नुकीली चीज ना डाल दें, क्योंकि उससे क्या हो सकता है सामने वाला या खुद ही आप क्या हो सकते हैं, बहरे हो सकते हैं। Then is the middle ear. Second part of the ear. Middle ear is an air-filled chamber containing three tinny connected bones known as the ossicles. अब मिडल ईयर में क्या है, एयर चैम्बर जिसे हम कहते हैं। अब मिडल ईयर में क्या है, यहाँ पे तीन छोटी छोटी बोन्स होती हैं और उन बोन्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, ऑसिकल्स। अब वो कौन कौन सी बोन्स है, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप, ये तीन बोन्स हैं। ये तीन बोन्स का काम क्या है, they amplify sound vibration and pass them from the eardrum to the inner ear. अब ear drum से जो साउंड अंदर गई उस साउंड को एम्पलीफाई करना, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाना, वो किसका काम है, इन छोटी छोटी तीन बोन्स का। तो ये क्या करते हैं, जो साउंड वाइब्रेशन अंदर जाती हैं उनको थोड़ा एम्पलीफाई करती हैं और एम्पलीफाई करने के बाद उसको कहाँ भेज देती हैं, अंदर इनर ईयर की तरफ। तो यहाँ पे यूस्टेकियन कैनाल है, ये क्या करती है, मिडल ईयर टू द थ्रॉट एंड इक्वलाइज ईयर प्रेशर ऑन बोथ द साइड ऑफ द ईयर ड्रम। तो ये जो यूस्टेकियन कैनाल है ये क्या करती है, ये कनेक्ट करती है मिडल ईयर और थ्रॉट को। तो जैसे कई बार हम ऐसे कान को ऐसे ऐसे करते हैं तो हमारे गले में भी खारिश होती है, तो ये जो कैनाल अंदर है ये क्या कर रही है, मिडल ईयर और हमारे थ्रॉट को कनेक्ट करती है ताकि ईयर प्रेशर जो है वो अंदर बना रहे। तो कई बार हमारे कान में ऐसे लगता है कि कुछ बंद हो गया, तो हम खा 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 इस तरह से करते हैं, तो वो क्या है कि वो हम इस तरह से हम बार बार ऐसे ऐसे करते हैं ताकि वो ईयर प्रेशर जो है वो मेंटेन हो सके। तो ये क्या, इस ट्यूब का काम क्या है, टू इक्वलाइज एयर प्रेशर ऑन बोथ द साइड ऑफ द ईयर ड्रम, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ जो है वो एयर प्रेशर को मेंटेन करना। तो ये हमारे किसको कनेक्ट करती है, हमारे थ्रॉट को भी कनेक्ट करती है। तो मिडल ईयर को कनेक्ट करती है किसके साथ, थ्रॉट के साथ, ताकि जो अंदर का प्रेशर जो है उसे क्या किया जाए, मेंटेन किया जा सके ऑन द आइदर साइड ऑफ द ड्रम, ड्रम के बाहर की तरफ भी और ड्रम के अंदर की तरफ भी। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा मिडल ईयर। एंड देन इज द इनर ईयर। अब आगे इनर ईयर की बात। इनर ईयर इज ए कंप्लेक्स फ्लूइड फिल्ड बोनी लैबिरिंथ इन्वॉल्व्ड इन बोथ हियरिंग एंड द बैलेंस। अब ये अंदर का आ गया स्ट्रक्चर जो कम्प्लेक्स है, यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे सबसे पहले है कॉकलिया। कॉकलिया क्या है, ये जो आप कॉइल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कॉइल्ड स्नेल लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड विद द लिक्विड दैट कंटेन साउंड सेंसिटिव नर्व सेल्स, इट कन्वर्ट्स वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। क्योंकि हमारी जो साउंड हमारी बॉडी में आते हैं तो ब्रेन के पास एज ए इलेक्ट्रिक इंपल्स जाते हैं, तो उस जो भी साउंड एनर्जी आई, ये जो स्नेल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज द कॉकलिया, इसका काम क्या है, उस साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करना किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो कहाँ जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं ऑडिटरी नर्व के पास, और वो ऑडिटरी नर्व क्या करती है, उन सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कॉकलिया से लेके कहाँ भेज देती है, ब्रेन, वेयर साउंड इज इंटरप्रेटेड। फिर ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि मैंने क्या सुना। नो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये आ गया हमारा आउटर पार्ट, दैट इज द पिन्ना। ये जो बाहर पार्ट आ गया, दिस इज द पिन्ना, ये आ गया बाहर। तो क्या होगा, इसका काम क्या है, साउंड वेव को कलेक्ट करना और अंदर जो है वो ईयर कैनाल में भेज देना। अब ईयर कैनाल के एंड के ऊपर यहाँ पे ये आ गई पतली सी मेम्ब्रेन, दिस थिन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम। तो यहाँ से आवाज आती है तो इस मेम्ब्रेन के ऊपर स्ट्राइक करती है, हिट करती है, और ये मेम्ब्रेन क्या करती है, वाइब्रेट करती है। तो वाइब्रेशन करने से क्या होगा, ये साउंड प्रोड्यूस करेगा आगे और ये अंदर चली जाती है। और फिर हमारा क्या आता है, मिडल ईयर पार्ट। मिडल ईयर में जैसे आपको मैंने बताया कि 3 बोन्स हैं, कौन कौन सी, हैमर, एनविल और स्टिरअप। इन 3 बोन का काम क्या है कि जो यहाँ से साउंड अंदर आई, इन तीनों बोन्स ने क्या किया, उसे एम्पलीफाई किया, साउंड को थोड़ा एम्पलीट्यूड और बढ़ाया, और यहाँ से जो है वो कहाँ चली गई, इस ओवल विंडो से किसके पास, कॉकलिया के पास, इनर ईयर में। तो यहाँ पे आ गया इनर ईयर। अब इनर ईयर ने क्या किया, इस कॉकलिया ने क्या किया, उन साउंड एनर्जी को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। इलेक्ट्रिक इंपल्स को कौन लेके जाएगा, ये ऑडिटरी नर्व आ गई। ये ऑडिटरी नर्व जो है ये उन सिग्नल्स को लेगी और कहाँ लेके जाएगी, ब्रेन के पास, और फिर ब्रेन इंटरप्रेट करेगा कि हमने क्या सुना। सो स्टूडेंट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। इसके डायग्राम आप अच्छे से घर में प्रैक्टिस करें, क्योंकि कई बार जो है वो हमें डायग्राम आ जाती है और डायग्राम में किसी एक पार्ट को हमें पूछा जाता है कि ये कौन सा पार्ट है। सो स्टूडेंट्स, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा लेसन क्या होता है, खत्म होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये सारा लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे प्रोपेगेट होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर साउंड डिपेंड करती है, लाइक फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड, और किस तरह से जो है वो साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड हम कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स पढ़ा, जिसमें हमने इंफ्रासोनिक, सोनिक एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स पढ़ी। हमने पढ़ा कि साउंड टकरा के वापस आते हैं, इको क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स पे इको डिपेंड करती है, एप्लीकेशंस ऑफ साउंड वेव एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये सारा लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं बिफोर कंक्लूडिंग आवर टुडेज क्लास, ताकि हम इस लेसन को थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लें। तो लेट्स चेक आवर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट वी हैव लर्नड टिल नाउ। So students, very first question is, how can you show that sound cannot travel through vacuum? Now students, हमने पढ़ा कि sound waves are longitudinal waves। हमने पढ़ा कि sound waves क्या है, mechanical waves। mechanical waves क्या होती हैं, जिन waves को travel करने के लिए क्या चाहिए होता है, material medium, उन्हें हम क्या कहते हैं, mechanical waves। और जिन waves को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए, उन्हें क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे लाइट वेव्स आ गई, रेडियो वेव्स आ गई, उनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। लेकिन जो साउंड वेव है, इट इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। इसको ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, चाहे वो मीडियम सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। अब हमें क्वेश्चन पूछा है कि हाउ कैन यू शो दैट साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब वहां पे कोई भी मीडियम नहीं है। अब हम कैसे प्रूव करेंगे कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, मीन्स वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमारी बुक में दिया हुआ है, दैट इज द बेल जार एक्सपेरिमेंट। अब बेल जार एक्सपेरिमेंट से हम बता सकते हैं कि साउंड जो है उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, मीन्स साउंड जो है वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है। नो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक बेल जार आ गया, इसमें अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक बेल लगी हुई है। ये बेल जार, यहाँ पे कॉर्क है और ये स्विच है। अब क्या है कि अब यहाँ पे इस बेल जार में क्या है, एयर। अब हमने जैसे ही स्विच ऑन किया तो क्या होगा, यहाँ पे रिंग होगी और हमें आवाज सुनाई देगी। नो स्टूडेंट्स, इस बेल जार के साथ क्या कनेक्टेड है, एक वैक्यूम पंप। हमने क्या कनेक्ट किया हुआ है, एक वैक्यूम पंप। अब ये वैक्यूम पंप किस काम आएगा, ये वैक्यूम पंप का काम क्या है कि यहाँ पे जो एयर है उसको निकालना। अब वैक्यूम पंप की मदद से हमने क्या किया, यहाँ से एयर निकाल दी। अब उसके बाद दोबारा जब हमने स्विच ऑन किया तो हमें बेल की आवाज नहीं सुनाई दी। अब क्यों नहीं सुनाई दी, क्योंकि उस आवाज को कैरी कौन करेगा, जो कैरी कर रहा था वो कौन था, एयर। अब हमने एयर ही बाहर निकाल दी, तो इसका मतलब अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पे क्या है, वैक्यूम। जब वैक्यूम है तो आवाज हमें नहीं सुनाई दी। अगर हम एयर दोबारा इसमें इंट्रोड्यूस करें और फिर दोबारा स्विच ऑन करें तो हमें बेल की आवाज दोबारा आएगी। तो इस एक्टिविटी से, बेल जार एक्सपेरिमेंट से हम बता सकते हैं कि साउंड जो है उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, मटेरियल मीडियम चाहिए। इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। नो स्टूडेंट, वन मोर क्वेश्चन इज देयर फॉर आवर प्रैक्टिस, एंड व्हाट इज दैट क्वेश्चन? अब क्वेश्चन इज, a sound wave produces 15 crests and 15 troughs in 3 seconds। एक साउंड वेव है जिसने 15 crest and 15 trough कितने देर में बनाए, 3 सेकंड में। 3 सेकंड में इसने 15 crest और 15 trough बनाए। And when the second crest is produced, the first is 2 centimeter away from the source। जब सेकंड वाला क्रस्ट बना तो पहले वाला कितनी दूरी पे था, सोर्स से 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट क्या करना है हमें, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड द वेव स्पीड। नो स्टूडेंट्स, हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे यहाँ पे ये हमारा कोई सोर्स आ गया साउंड का। अब क्या है कि यहाँ पे इसने 3 सेकंड में 15 क्रेस्ट और 15 ट्रफ बनाए। अभी यहाँ पे हमने 15 नहीं बनाए, हम 3 क्रेस्ट और 3 ट्रफ लेके चलते हैं। कहता है कि जब ये क्या है हमारा क्रेस्ट और ये क्या है क्रेस्ट, और जो डिस्प्लेसमेंट इन डाउनवर्ड, इसे क्या कहते हैं हम, इसे बोलते हैं हम ट्रफ। अब कहता है कि हमें 3 सेकंड में कितने क्रेस्ट बनाए, 15 क्रेस्ट एंड 15 ट्रफ। नो स्टूडेंट्स, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके हमारी क्या बनती है, एक वेव बनती है।
हमारी ये एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके हमारी क्या हो गई, वन वेव। अब यहां पे कितने क्रस्ट बने हैं, 15 क्रस्ट एंड 15 ट्रफ। इसका मतलब कि टोटल कितनी वेव्स बन गई हमारी, 15 वेव्स। वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ कॉन्स्टिट्यूट वन वेव। तो टोटल कितने क्रस्ट और ट्रफ बने हैं, 15। तो इसका मतलब कितनी वेव्स हो गई, 15 वेव्स। अब दूसरी बात बोली कि जब सेकंड क्रस्ट बना तो पहला वाला जो था वो कितनी दूरी पे था, 2 सेंटीमीटर में। मींस सोर्स से जब दूसरा क्रस्ट बना तो पहले वाला जो था वो सोर्स से कितनी दूरी पे था, 2 सेंटीमीटर। इट मींस कि क्रस्ट टू क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर। जब सोर्स से तो जब सोर्स से दूसरा क्रस्ट बन रहा है तो पहला वाला क्रस्ट जो है वो सोर्स से कितनी दूरी पे है, 2 सेंटीमीटर में। इसका मतलब आगे वाला क्रस्ट जो है वो भी 2 सेंटीमीटर के बाद बनेगा, उससे आगे वाला क्रस्ट है वो भी 2 सेंटीमीटर के बाद बनेगा। इट मींस द डिस्टेंस बिटवीन द क्रस्ट एंड नियरेस्ट क्रस्ट दैट इज अ सक्सेसिव क्रस्ट इज 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि जो हमें वेवलेंथ दी है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। क्योंकि क्रस्ट से लेके क्रस्ट के बीच में, सोर्स से क्रस्ट फिर अगले क्रस्ट के बीच में उतना ही डिस्टेंस रहेगा। तो वो क्रस्ट सोर्स से लेके क्रस्ट तक कितना डिस्टेंस है, 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगला जब क्रस्ट बनेगा उसमें भी डिस्टेंस कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। तो वेवलेंथ हमारी कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। अब 15 क्रस्ट एंड 15 ट्रफ जो है वो प्रोड्यूस हुई है 3 सेकंड में। तो हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ वेव्स इन 3 सेकंड वो कितनी हो गई हमारी, 15। सो नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड वो कितना हो गया, 15/3 दैट इज द 5। तो एंड नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड उसे क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब 1 सेकंड में जो वेव प्रोड्यूस हुई दैट इज द 5। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई हमारी, 5 हर्ट्ज। बिकॉज in 3 seconds number of produced waves are 15 and in 1 second it is 5 and number of waves completed in 1 second is the frequency। तो frequency कितनी आ गई हमारी, 5 hertz। then wave speed। अब wave speed कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हमें जानते हैं कि we know v is equal to nu lambda and lambda is the wavelength। nu कितना है, nu हमारा frequency वो कितना आ गया 5 और lambda कितना है हमारा 2 that is 10 centimeter per second। this is the wave speed। तो wave speed जो है वो हमारी कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम रिलेशन v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा की मदद से वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। So students, this is all about our today's class and all about our this lesson। I hope कि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। Till then, stay connected, stay happy. Thank you so much।